गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद ज़रूर आएगा तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जिसमें गोल्जी अपैरेटस था, जिसमें लाइसोसोम था और वैक्यूल। आज हम लोग डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्शन में दो तीन बातें लिखी हुई हैं। क्या? देखो, जैसे पहली बात ये लिखी है कि माइटोकॉन्ड्रिया नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ये तब तक नहीं दिखाई पड़ता है जब तक इसको स्टेन न किया जाए। नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप कब तक? अनटिल नॉट स्पेसिफिक स्टेन। अब ये स्पेसिफिक स्टेन किसके द्वारा होती है? तो याद रखेंगे जीनस ग्रीन के द्वारा। एक क्वेश्चन तो ये है, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई नहीं पड़ता है जब तक उसको स्पेसिफिकली स्टेन नहीं किया जाता है। एक क्वेश्चन तो ये बिल्कुल सीधे याद रखेंगे। किससे स्टेन करते हैं? तो हम कहेंगे जीनस ग्रीन से स्टेन करते हैं। ठीक। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल कितना होता है? तो याद रखेंगे ये वेरिएबल होता है। क्यों वेरिएबल होता है? क्योंकि अलग अलग सेल की एनर्जी की डिमांड अलग अलग होती है। जिस सेल की एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी की डिमांड कम होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी। वेरिएबल होती है और ये किस पर डिपेंड करती है? तो आंसर देंगे ये डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। दूसरा क्वेश्चन। तीसरी जो खास बात है वो है शेप एंड साइज। अगर हम शेप एंड साइज की बात करें तो यहाँ पर भी क्या मिलती है? वेरिएबिलिटी मिलती है। अलग अलग सेल में हो सकता है शेप में थोड़ा बहुत वेरिएशन मिले। जैसे अगर हम स्टैंडर्ड शेप की बात करें तो ये होता है सॉसेज शेप या सिलिंड्रिकल शेप। और अगर हम साइज की बात करें, अगर हम साइज की बात करें तो साइज में जो लेंथ या डायमीटर है वो है 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर। अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज की बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर। ऐसे ही अगर हम लेंथ की भी बात कर लें, लेंथ तो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर। फिर भी क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा, वो ये है क्या? कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाई पड़ेगा तब तक जब तक उसको स्पेसिफिकली स्टेन ना किया जाए? तो आंसर देंगे माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी रटने वाले सवाल है कि शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है। अब आता है स्ट्रक्चर। अब आता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है उसको हम लोग सिलिंड्रिकल शेप ही मान लिए हैं। पहला सवाल ये होता है कि ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। डबल ये डबल मेम्ब्रेनस या डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है, जिसमें जिसमें ये जो मेम्ब्रेन है ये है आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो मेम्ब्रेन है ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के नाते माइटोकॉन्ड्रिया का जो ल्यूमेन है वो 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया है। कौन सा? देखो, ये है आउटर कंपार्टमेंट और ये है इनर कंपार्टमेंट। एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, आउटर और इनर दोनों कंपार्टमेंट एक्वस कंपार्टमेंट होते हैं। ये क्या है? तो कहेंगे एक्वस कंपार्टमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन याद रखेंगे। दूसरा सवाल ये है, अगर और ध्यान से देखें तो जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसने कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बनाई है। कॉन्टिन्यूअस क्या बनाई है? कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बनाई है। लेकिन अगर हम इनर मेम्ब्रेन को ध्यान से देखें तो इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग है। तो इनर मेम्ब्रेन की खास बात यह होती है कि इसमें इनफोल्डिंग देखने को मिलती है। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि जो इनफोल्डिंग होती हैं, जो इनफोल्डिंग होती हैं, ये जो इनफोल्डिंग है इनका नाम क्रिस्टी, अगर एक को कहेंगे तो क्रिस्टा। ये क्या है? तो कहोगे ये इनफोल्डिंग है ऑफ इनर मेम्ब्रेन। एक क्वेश्चन। दूसरा, इससे क्या फायदा होता है? तो इससे बढ़ जाता है क्या? सरफेस एरिया। दूसरा। अगला सवाल यह है कि जो ये इनर कंपार्टमेंट है, ये जो इनर कंपार्टमेंट है अंदर का, इसमें भरा क्या होता है? तो इनर कंपार्टमेंट किस चीज से भरा होता है? तो कहेंगे फिल्स बाई, किसके द्वारा? तो डेंस होमोजीनस सब्सटेंस। और इस डेंस होमोजीनस सब्सटेंस, इस डेंस होमोजीनस सब्सटेंस को कहते क्या है? तो इसे कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां बेटा क्या भरा होता है? तो यहां होता है मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन। दूसरा,
इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो फिर मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो मैट्रिक्स में कई चीजें होती हैं। जैसे मैट्रिक्स में पाया जाता है डीएनए, मैट्रिक्स में पाया जाता है आरएनए, मैट्रिक्स में पाया जाता है राइबोसोम। जैसे ही आप डीएनए का नाम लोगे वैसे पूछेगा कौन सा, तो यहाँ जो डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। तो मान लेते हैं कि ये सर्कुलर डीएनए है, ये सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो सबसे खास बात क्या मिल गई, यहाँ हमको डीएनए मिल गया जो कि सर्कुलर होता है, लेकिन ये याद रखिएगा ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। दूसरा, अगर हम आरएनए की बात करें तो इनकी संख्या कुछ होती है, फ्यू। जैसे एक आरएनए ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया, तीसरा ये, कुछ मैंने आरएनए यहाँ बना दिए। और क्या पाया जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम के नाम पर यहाँ जो राइबोसोम होगा वो 70S। जैसे जैसे मान लेते हैं कि एक राइबोसोम ये है, एक राइबोसोम ये है, एक राइबोसोम ये है, एक राइबोसोम ये है। और क्या पाया जाएगा, अगर कहीं राइबोसोम होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जितने कंपोनेंट होंगे वो सब पाए जाएंगे। तो राइबोसोम एंड एंड कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो जरूरी होंगे वो सारे कंपोनेंट हमको कहाँ मिलेंगे, मैट्रिक्स में। तो फिर से सुन लेते हैं, इनर कंपार्टमेंट में भरा होता है डेंस होमोजेनस सब्सटेंस या मटेरियल कह सकते हो, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है। डीएनए कौन सा है, सर्कुलर डीएनए है। इसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, या इसको हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, तो चाहे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहो चाहे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर कहो। और सवाल देखते हैं। तो डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आरएनए, ये क्या हो गया, ये हो गया राइबोसोम। और देखो क्या होता है, सबसे खास बात ये होती है कि जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से जो क्रिस्टी बनी है, ये मान लेते हैं कि इनर मेम्ब्रेन है और ये मान लेते हैं क्रिस्टी है। तो क्रिस्टी पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्रिस्टी पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिस स्ट्रक्चर का नाम सोम होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑक्सीसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो कहोगे क्रिस्टी पर, या क्रिस्टी ना मिले तो कहाँ पाएंगे, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऑक्सीसोम कहाँ है बेटा, तो कहोगे एट क्रिस्टी, या अगर ये ना मिले तो कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए मोटा मोटा हमने आपको बताया क्या है। अगर ध्यान से देखो तो पहला सवाल यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, पहला सवाल। इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बनाती है, और इसी इनफोल्डिंग का नाम क्रिस्टी होता है। एक क्वेश्चन, क्रिस्टी क्या है, ये इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन है और इससे क्या बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है। दूसरा सवाल, इसी क्रिस्टी पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसका नाम ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं, जो कि हम लोग डिटेल में रेस्पायरेशन में पढ़ेंगे। दूसरा सवाल, इसके अंदर जो कंपार्टमेंट होते हैं, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट, दोनों एक्वस कंपार्टमेंट होते हैं।
इनर कंपार्टमेंट में भरा होता है डेंस होमोजेनस सब्सटेंस, और इस डेंस होमोजेनस सब्सटेंस को कहते क्या है, तो आंसर देंगे इसको कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए, पाया जाता है आरएनए और पाया जाता है राइबोसोम, साथ में कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए की खास बात है कि डबल स्टैंडर्ड स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। आरएनए की बात करेंगे तो कुछ आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, और राइबोसोम की बात करेंगे तो 70S राइबोसोम होता है। साथ में वो कंपोनेंट जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं वो सब पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। अगली बात ये है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, ये है प्लेस फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन, या हम लोग कहेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन। करते क्या है, इस पर्टिकुलर एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, किसका, इन जनरल कार्बोहाइड्रेट का, और उससे जो एनर्जी निकलती है उसको ट्रैप करके क्या बना देते हैं, एटीपी। ठीक है, इसी नाते माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलेगी इसको सेलुलर एनर्जी भी कहते हैं। तो सेलुलर एनर्जी निकालेंगे और किस फॉर्म में एनर्जी को बाइंड करेंगे, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, इसी नाते इसको कहते क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। बस एक क्वेश्चन और याद रखिएगा स्पेसिफिक, अगर हम ये बात करें कि रेस्पायरेशन के तो मेनली 3 स्टेप होते हैं। एक होता है ग्लाइकोलिसिस, एक होती है क्रेब साइकिल, और एक होता है ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो क्वेश्चन यहाँ आपसे ये पूछाता है कि जो ग्लाइकोलिसिस है रेस्पायरेशन का वो कहाँ होती है, तो ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म पर। इसका मतलब समझ लो क्या है, इसका मतलब ये है कि एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस कहाँ पाए जाएंगे, तो हम कहेंगे साइटोप्लाज्म में। लेकिन जरा सा चेंज करेगा, क्वेश्चन पूछेगा क्रेब साइकिल कहाँ होती है, तो क्रेब साइकिल होती है एट मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यही मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर क्या पाए जाते हैं, इसी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर पाए जाते हैं एंजाइम। किसके किसके, तो आंसर देंगे क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल के एंजाइम कहाँ है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर। इसी नाते क्रेब साइकिल कहाँ ऑपरेट होती है, तो भी आंसर देंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन फिर चीजें बदलेंगी, पूछेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ ऑपरेट होती है, तो ये बेटा ऑपरेट होती है एट इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन, अगर ये ना मिले तो हम क्रिस्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि यही क्या पाए जाते हैं,
इसी इनर मेम्ब्रेन पर क्या पाया जाता है, तो यही एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम ऑफ ईटीएस। आया हुआ सवाल है नीट में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन पर है। क्रेब साइकिल के एंजाइम कहाँ हैं, तो मैट्रिक्स पर। और ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ हैं, तो आंसर देंगे साइटोप्लाज्म में। एक आखिरी क्वेश्चन और है, स्पेशल क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय, तो आंसर देंगे क्या, फिशन। तो ये अलग से हम लोग कर लेंगे फिशन। अगर फिशन ना मिले तो हम लोग बाइनरी फिशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी बात को एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं। अब इसी बात को हम लोग एनसीईआरटी में देखेंगे। ये सेल वाले चैप्टर की यूनिट है और ये सेल चैप्टर है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग एनसीईआरटी में दी हुई है। तो अब हम लोग इसको एनसीईआरटी से एक बार फिर से डिक्टेट कर लेते हैं। देखो लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया जब तक स्पेसिफिकली स्टेन नहीं होता है, लिखा है नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। एक क्वेश्चन तो यही है। दूसरा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, किसी एक सेल में कितने होंगे, तो लिखा है ये वेरिएबल होता है। और ये किस पर डिपेंड करता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर। शेप और साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वेरिएबिलिटी होती है। अगर टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो कैसा होता है, सॉसेज शेप, ना मिले तो सिलिंड्रिकल शेप, जिसका डायमीटर 0.2 से 1.0, एवरेज की बात करेंगे तो 0.5, और लेंथ की बात करें तो 1 to 4.1। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया, ईच माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो आंसर देंगे, ये डायग्राम एनसीईआरटी का एक बार नीट में आ चुका है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन भी है और इनर मेम्ब्रेन भी है, जिसने ल्यूमेन को दो एक्वस कंपार्टमेंट में क्या किया, बांट दिया। बाहर का जो कंपार्टमेंट है और अंदर का कंपार्टमेंट है, इसमें जो अंदर का कंपार्टमेंट है, इनर कंपार्टमेंट भरा होता है किससे, डेंस होमोजीनस सब्सटेंस, और उसको कहते क्या है, मैट्रिक्स। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या बनाती है, कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। क्या बनाती है बेटा, कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो ढेर सारी क्या बनाती है, इनफोल्डिंग। और इनफोल्डिंग को कहते क्या है, क्रिस्टी, या एक को क्या कहें, क्रिस्टा। वो भी किधर की तरफ, मैट्रिक्स की तरफ। अगर हम क्रिस्टी की बात करें तो क्रिस्टी बढ़ा देती है क्या, सरफेस एरिया। ये पॉइंट एक टिक कर लो, छूट गया था बताने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया के जो दोनों मेम्ब्रेन हैं, दोनों मेम्ब्रेन पर अपना ओन स्पेसिफिक क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन से जुड़े होते हैं। यहाँ से फिर टिक कर ले, माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहाँ क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेलुलर एनर्जी, वो भी किस फॉर्म में, आंसर देंगे एटीपी। इसी नाते इसको कहते क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। मैट्रिक्स की अगर बात करें तो इसमें पाया जाता है सिंगल, एक नंबर है लेकिन सर्कुलर डीएनए। हाँ, होता डबल स्टैंडर्ड है, संख्या केवल एक होती है। हाँ, कुछ क्या पाए जाते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है, राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम, 70S राइबोसोम पाया जाता है। साथ में कंपोनेंट मिलेंगे जो जरूरी होंगे किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आखिरी में माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करेंगे किसके द्वारा, तो आंसर क्या होगा, फिशन। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे, कौन सी? प्लास्टिड। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग बेटा प्लास्टिड पढ़ेंगे। पहले प्लास्टिड को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर एनसीईआरटी से समझेंगे। अगर हम प्लास्टिड की बात करें तो पहला जो सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्लास्टिड किसमें पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट। और किसमें पाए जाते हैं? तो आंसर देंगे यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड क्या है? तो ये प्रोटिस्ट हैं जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ठीक, तो ये इसका डिस्कशन हम लोग प्रोटिस्टा में करेंगे। दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिड इजली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप में आसानी से दिख जाते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया आसानी से दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? तो जैसे क्यों पूछेगा वैसे आप आंसर देंगे लार्ज साइज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्लास्टिड का साइज माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है और इसी नाते ये आसानी से दिखाई पड़ जाते हैं। तीसरा सवाल, प्लास्टिड में पाए जाते हैं पिगमेंट्स। प्लास्टिड में पाए जाते हैं पिगमेंट्स, और पिगमेंट्स का रोल ये होता है कि फिर वो इम्पार्ट करेंगे डिफरेंट कलर ऑफ प्लांट पार्ट। जैसे लीफ का कलर ग्रीन है, फ्रूट का कलर बहुत सारे होते हैं, येलो भी होता है, ऑरेंज भी होता है, पर्पल भी होता है, कैसे भी हो सकता है। तो डिफरेंट कलर आते हैं। इस आधार पर ऑन बेसिस ऑफ पिगमेंट, ध्यान से सुनिएगा, ऑन बेसिस ऑफ पिगमेंट है, पिगमेंट के बेस पर जो प्लास्टिड हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट और एक का नाम है क्रोमोप्लास्ट और एक का नाम है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट नाम के 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड होते हैं। एक खास बात याद रखिएगा, ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब कोई भी किसी में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ल्यूकोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बन सकता है, क्रोमोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट बन सकता है, या कुछ भी हो सकता है। मतलब ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब सवाल ये है कि चूंकि ऑन बेसिस ऑफ पिगमेंट है तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पिगमेंट किसमें पाया जाता है। तो देखते हैं आगे। अगर हम पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट के नाम पर क्लोरोफिल पाया जाता है और साथ में कैरोटिनॉइड। बस खास बात ये है कि
ये जो पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, इनकी जिम्मेदारी क्या है? तो ये ट्रैप करते हैं सनलाइट एनर्जी को या सनलाइट को, और उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा होगा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी जरूरी है, उसको सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्लोरोफिल और साथ में कैरोटीनॉइड। सबसे खास बात ये होते हैं कि क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है ग्रीन प्लास्टिड। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन प्लास्टिड हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर प्लांट पार्ट को कौन सा कलर देते हैं? तो आप कहेंगे यहाँ ग्रीन कलर देते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, ये इन जनरल एरियल पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे लीफ में। तो स्पेशली कहाँ मिलेगा? ये प्लांट पार्ट कौन सा होगा? तो हम कहेंगे लीफ में पाए जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन अलग है, तो मैं एक्सेप्शन अलग लिखे दे रहा हूं। ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? तो एक्सेप्शन ये है कि दो हैं, एक है रूट ट्रापा का और एक है टीनोस्पोरा का। ट्रापा एंड टीनोस्पोरा, ट्रापा एंड टीनोस्पोरा ये वो प्लांट हैं जिसकी रूट में क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट या कहोगे क्लोरोफिल पाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, उसको अलग से याद रखेंगे। कितने क्वेश्चन लिखा? क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट के नाम पर क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड है। मेन पिगमेंट यही है। अगर मेन पिगमेंट पूछेगा तो आंसर कौन सा देंगे हम? क्लोरोफिल ही देंगे। ये ट्रैप करते हैं सनलाइट को, जो कि जरूरी होता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। इन जनरल इसको ग्रीन प्लास्टिड कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट पार्ट को ग्रीन कलर देते हैं। और जैसे कि लीफ, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस लीफ ही होता है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि रूट हमको दिखती है किसकी? ट्रापा की और टीनोस्पोरा की, उसमें भी हमको क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल मिल जाता है। अब क्रोमोप्लास्ट को देख लेते हैं। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें, तो क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट है, वो पिगमेंट फैट सॉल्युबल होता है। एक क्वेश्चन तो ये याद रखेंगे, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड होते हैं। पहला क्वेश्चन तो बेटा यही याद रखेंगे कि पिगमेंट कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे फैट सॉल्युबल। तो इससे पहले जो क्लोरोफिल था वो क्या था? तो वो यही स्टार करके अलग से लिख लेते हैं। जो क्लोरोफिल है वो भी क्या है? वाटर इनसॉल्युबल। याद रखेंगे, ये भी कैसा होता है? वाटर इनसॉल्युबल। तो फिर से आते हैं, क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट है वो फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं। जैसे जैसे कौन से मिलेंगे? तो जैसे मिलेगा जैंथोफिल, जैसे मिलेगा कैरोटीन, और कुछ अदर में जैसे लाइकोपीन। ठीक है, इसमें से ये कौन कौन से कलर देंगे? तो कलर की बात करें तो जो कैरोटीन है वो ऑरेंज कलर देगा, जैंथोफिल येलो कलर देगा, और ये कौन सा कलर देगा? रेड। तो इधर आ जाओ, क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? किसी पर्टिकुलर प्लांट पार्ट को, किसी पर्टिकुलर प्लांट पार्ट को या तो ये येलो कर देंगे, या तो ये ऑरेंज कर देंगे, और या तो ये रेड।
अब वो प्लांट पार्ट होंगे कौन से? तो इन जनरल वो प्लांट पार्ट फ्रूट होता है। ठीक है, तो ये स्पेशल केस याद रखेंगे कि क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल पिगमेंट पाए जाते हैं। फैट सॉल्युबल पिगमेंट के नाम पर ज़ैंथोफिल होता है, कैरोटीन होता है, अदर पिगमेंट के नाम पर हमको लाइकोपीन मिलता है। ये प्लांट पार्ट को येलो, ऑरेंज और रेड, दो स्पेशल क्वेश्चन हम लोग अलग से याद रखेंगे। क्या? जैसे एक क्वेश्चन है कि रेड कलर ऑफ टोमेटो किसके नाते होता है, तो आंसर देंगे किसके नाते? इसी लाइकोपीन पिगमेंट। लेकिन टोमेटो जब कच्चा होता है, अनराइप होता, तब तो ग्रीन कलर का होता है। तो ध्यान से सुनेंगे, जब टोमेटो ग्रीन होगा तो उसमें होगा क्लोरोप्लास्ट, और जब टोमेटो रेड हो जाएगा तो उसमें आ जाएगा क्रोमोप्लास्ट। तो ध्यान से सुनेंगे, कोई भी फ्रूट राइपिंग के बाद जो कलर चेंज करता है, जैसे मैंगो पहले ग्रीन होता है फिर येलो हो जाता है, तो जो भी कलर चेंज कर रहा है वो वास्तव में हो क्या रहा है? क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्रूट कलर चेंज होता है ऑन राइपिंग, क्योंकि अक्सर क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट। तो अगर क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो कौन सा कलर होगा बेटा फ्रूट का? तो फ्रूट का ग्रीन कलर होगा। और फिर यहाँ बहुत सारे कलर होंगे, चाहे वो कैसा हो जाए, येलो, चाहे वो कैसा हो जाए रेड। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर फ्रूट का कलर चेंज हो जाता है, जैसे ग्रीन से येलो होता है या ग्रीन से रेड होता है, तो क्यों होता है? तो उसका कारण है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे की स्थिति ये है कि तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो पहला सवाल ये है कि इसको कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं। क्यों? जैसे कहोगे कलरलेस प्लास्टिड, वैसे उसका कारण बताना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पिगमेंट एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, जब पिगमेंट एब्सेंट होते हैं तो फिर फोटोसिंथेसिस में तो इन्वॉल्व होंगे नहीं, तो फिर करेंगे क्या? तो देखिए, ये वास्तव में वेरिएबल शेप और साइज के होते हैं, और इनकी जिम्मेदारी होती है स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे ये तीन प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है एमाइलो प्लास्ट, एक का नाम होता है इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, और एक का नाम होता है एल्यूरोप्लास्ट। मतलब समझ लो क्या है? एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट अलग अलग फूड या न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं। जैसे ये स्टोर करता है ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट। जबकि अब कार्बोहाइड्रेट के नाम पर क्या स्टोर करेंगे? तो स्टार्च स्टोर करेंगे। और किसमें स्टोर करेंगे? तो याद रखेंगे पोटैटो। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पोटैटो में जो स्टार्च स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है? तो आंसर देंगे कहाँ? एमाइलोप्लास्ट में। इसी तरीके से इलायोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? तो ये स्टोर करता है ऑयल्स एंड क्या? फैट। इसी तरीके से एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? स्टोर करता है
प्रोटीन। ठीक है, तो ये तीन मोटी मोटी बातें हैं जो हमको याद रखनी है। अब इतना पहले हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक बच्चों, देखो भाई, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि प्लास्टिड फाउंड इन ऑल प्लांट सेल। हाँ, अगर नॉन ग्रीन होगा तो फिर उसमें नहीं पाए जाएंगे। एंड किसमें, यूग्लिनोइड, दे आर इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। इनके साइज की बात करें तो ये क्या होते हैं, बड़े, इसी नाते आसानी से दिखाई पड़ जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, स्पेसिफिक पिगमेंट पाए जाते हैं, और इसी नाते ये इम्पार्ट करते हैं स्पेसिफिक कलर टू द क्या, प्लांट, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट किस टाइप का है, प्लास्टिड कैसे होते हैं, तो आंसर देंगे तीन प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसमें से जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, और साथ में क्या है, कैरोटिनॉइड। मेन पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल है, और ये जिम्मेदार हैं किसके लिए, ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को, जो जरूरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ जो पिगमेंट है वो फैट सॉल्युबल है, नाम कैरोटिनॉइड है, जैसे कि कैरोटीन, जैसो कि जैंथोफिल, और जैसे और अदर में लाइकोपिन वगैरह मैंने बताया आपको। इनकी खास बात ये है, दिस गिव द पार्ट ऑफ प्लांट टू या तो येलो या तो ऑरेंज या तो रेड। ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे तो ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, इनके शेप और साइज अलग अलग होते हैं। काम ये है, न्यूट्रिएंट को स्टोर करेंगे। जैसे एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, तो आंसर देंगे कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि स्टार्च किस में स्टोर करेगा, पोटैटो। इलायोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ आयल और फैट स्टोर होता है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम एलिग्रोप्लास्ट की बात करें तो इसमें क्या स्टोर होती है, तो आंसर देंगे प्रोटीन स्टोर होती है। तो अब हम लोग इसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, या जो भी पढ़ेंगे अब हम सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में डिटेल क्लोरोप्लास्ट का दिया है, ना तो क्रोमोप्लास्ट का और ना तो ल्यूकोप्लास्ट का। तो अब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे क्या, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग डिटेल में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट से जुड़े कुछ रटने वाले सवाल पहले आप याद कर लीजिए। जैसे जैसे किसी पर्टिकुलर ग्रीन प्लांट में मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर देंगे मीजोफिल सेल। ऑफ लीफ की जो मीजोफिल सेल हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, अभी एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ेंगे। आउटर और इनर एपिडर्मिस के बीच का जो एरिया होता है वहीं पर मीजोफिल सेल पाई जाती है। लेकिन लीफ में क्वेश्चन और स्पेशल है, वो स्पेशल क्वेश्चन याद रखिएगा। लीफ में है स्टोमेटा, लीफ की एपिडर्मिस पर, और स्टोमेटा में दो सेल हैं, एक का नाम है गार्ड सेल और एक का नाम है सब्सिडियरी सेल। इसकी खास बात यह है कि जो गार्ड सेल है इसमें तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन जो सब्सिडियरी सेल है
उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो इसमें क्या कहोगे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, और इसमें क्या कहोगे, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। वापस आ जाते हैं। दूसरा सवाल ये है कि इनका शेप कैसा होगा। तो बहुत सारे शेप होते हैं, जैसे जैसे डिस्क्वायड होते हैं, जैसे लेंस डिस्क्वायड होते हैं, लेंस शेप होते हैं, ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, इवन रिबन शेप भी होते हैं। ठीक, स्पेशली याद रखेंगे ये जो रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट है ये किसमें पाया जाता है, तो याद रखेंगे स्पाइरोगाइरा में। एक अलग से क्वेश्चन याद रखेंगे, हायर प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कौन सा शेप होता है, तो इन जनरल कौन सा शेप होता है, लेंस शेप होता है। अगर हम इनके साइज की बात करें तो साइज काफी होता है। अगर हम लेंथ की बात करें तो 5 to 10 माइक्रोमीटर, और अगर हम वेड्थ की बात करें तो 2 to 4 माइक्रोमीटर। अगर हम नंबर की बात करें, अगर हम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये हो सकता है 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, किसमें, क्लेमाइडोमोनास में, या 20 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, किसमें, मीजोफिल सेल में। ये सिर्फ रटने वाले सवाल हैं, फिर भी रिपीट कर देता हूं कि क्लोरोप्लास्ट किसी पर्टिकुलर प्लांट में कहाँ पाए जाते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल में पाए जाते हैं जो कि लीफ में है। दूसरा, लीफ में ही स्टोमेटा है, स्टोमेटा में गार्ड सेल है, सब्सिडरी सेल है, क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट नहीं है। दूसरा, शेप की बात करें तो डिस्क्वायर शेप, लेंस शेप, ओवल शेप, स्फेरिकल शेप, इवन रिबन लाइक भी होता है। हायर प्लांट में जो होता है वो लेंस शेप होता है। दूसरा है साइज, तो साइज काफी बड़ा होता है, लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है, वेट 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है। नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी सेल केवल ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाए वो क्लेमाइडोमोनास में है, और किसी सेल में 20 तक पाए जाए ये कौन सी है, मीजोफिल सेल है। अब आगे देखते हैं, आगे देखो क्या है। अगर हम किसी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की स्थिति ये है कि ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो पहला सवाल तो यही है कि जैसा कि क्लोरोप्लास्ट है वैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया है। वैसा का मतलब क्या है, यहां भी ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, जरा पहले उसको भी देख लेते हैं। देखो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, दोनों दोनों के दोनों
डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते। लेकिन अगर हम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की बात करें, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल। ये पॉइंट नीट में आया हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल है देन द आउटर मेम्ब्रेन। बाहर वाली मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में इनर मेम्ब्रेन क्या है, लेस परमिएबल है। वापस चलते हैं, लेस परमिएबल, तो यहाँ दो मेम्ब्रेन हमको दिख गई, आउटर मेम्ब्रेन दिख गई और इनर मेम्ब्रेन दिख गई। और इनर मेम्ब्रेन की खास बात है कि ये लेस परमेबल। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल नहीं होती है। किसकी लेस परमेबल होती है, तो आंसर देंगे किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। दूसरी खास बात, यहाँ पर भी जो अंदर स्पेस है, यहाँ पर भी जो अंदर स्पेस है, उस स्पेस में जो मैट्रिक्स होता है, उस स्पेस के मैट्रिक्स को कहते हैं स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट दूसरा सवाल। और इसका जो स्ट्रोमा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो स्ट्रोमा में क्या क्या पाया जाता है, तो स्ट्रोमा में पाया जाता है थाइलेक्वाइड। स्ट्रोमा में थाइलेक्वाइड क्या होते हैं, अभी हम अलग से थाइलेक्वाइड पढ़ेंगे। थाइलेक्वाइड के साथ इसमें पाया जाता है डीएनए, इसमें पाया जाता है आरएनए, इसमें पाया जाता है राइबोसोम, और इसमें पाए जाते हैं एंजाइम। अब क्वेश्चन फिर वही आएगा, जैसे हम डीएनए का नाम लेंगे वैसे पूछेगा कौन सा, तो हम कहेंगे स्मॉल, छोटा सा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। एक क्वेश्चन तो ये है। आरएनए की संख्या वही कुछ। राइबोसोम की बात करें तो ये 70s होगा। तो बताओ साइटोप्लाज्म वाले राइबोसोम से छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो कहोगे छोटा होगा, स्मॉलर। ठीक है, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म में है वहां 80s है, जबकि ये क्या है 70s। एंजाइम कौन से पाए जाएंगे, तो एंजाइम दो हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है प्रोटीन। ये बात दिमाग में रखिएगा, यहाँ जो स्ट्रोमा है उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, वापस आते हैं। अब हम लोग थाइलेक्वाइड की पहले बात करेंगे। अगर हम थाइलेक्वाइड की बात करें तो इसके अंदर पाए जाते हैं फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स। ये जो फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं, इन्हीं फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक को ही हम कहते क्या हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं थाइलेक्वाइड। तो ये बेटा क्या है, थाइलेक्वाइड है क्या, ये है फ्लैट मेम्ब्रेनस, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका कि फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक जो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में पड़े होते हैं उनको कहते क्या हो, तो उनको थाइलेक्वाइड कहते हैं। एक क्वेश्चन। दूसरा, ये अरेंज कैसे होते हैं, तो अरेंज स्टैक्ड, जैसे लाइक पाइल्स अप क्वाइन, जैसे एक दूसरे के ऊपर सिक्के रखते हैं वैसे रख दिया गया है। इस नाते जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये इसको कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं,
एक को ग्रेना, और अगर ढेर सारे होंगे तो इसी को ग्रेनम कहेंगे। तो पहला सवाल है कि ग्रेना या ग्रेनम क्या है, तो कहोगे ये ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड हैं, ढेर सारे थाइलेक्वाइड एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होते हैं और उसी से जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम क्या है, ग्रेना या ग्रेनम। दूसरा सवाल देखिए, मान लेते हैं एक ग्रेना ये है, ऐसे ही दूसरा ग्रेना यहाँ बना लेते हैं, एक ग्रेना हो गया, ये ढेर सारे हमने यहाँ भी थाइलेक्वाइड बना लिए। तो होता ये है कि कुछ फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं, और ये फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल ये जो फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल हैं इनको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली, या इन्हीं का दूसरा नाम है इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड। ठीक है, चूंकि हमने मैट्रिक्स बना रखा है तो इसमें एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए मिल जाएगा, ये मान लेते हैं डीएनए है। ऐसे हमको क्या मिल जाएंगे, ये मान लेते हैं आरएनए है। ऐसे ही हमको राइबोसोम भी देखने को मिल जाएंगे। कौन से राइबोसोम होंगे, तो हम कहेंगे 70S हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो स्ट्रक्चर वाइज ओवरव्यू पहले देख लो क्या है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें इनर मेम्ब्रेन है, अंदर स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में थाइलेक्वाइड है, डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, एंजाइम है। डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड होता है, स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है। आरएनए फ्यू होते हैं, राइबोसोम 70S होता है, जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से छोटा होता है। इसमें एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनने के लिए होते हैं। खास बात ये होती है इसमें फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स पाए जाते हैं, जिनको हम कहते क्या हैं, तो जिनको हम कहते हैं थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड स्टैक्स होते हैं इस प्रकार से, जैसे पाइल्स अप लाइक क्वाइन, एक दूसरे के ऊपर सिक्के रखे हों। इसका स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रेना या ग्रेनम। दो ग्रेना को आपस में जोड़ने के लिए क्या पाई जाती है, स्ट्रोमा लैमेली या इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड। ये करते क्या हैं, तो कहोगे इंटर कनेक्ट करते हैं, इंटर कनेक्ट करते हैं। किसको इंटर कनेक्ट करते हैं, किसको, थाइलेक्वाइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। ठीक है, डिफरेंट ग्रेना के थाइलेक्वाइड को इंटर कनेक्ट करने वाले कौन से होते हैं, इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड। तो जरा सा एक व्यू देख लेते हैं, दिमाग में फिट कर लीजिए। देखिए थाइलेक्वाइड हो गए दो, एक थाइलेक्वाइड हो गए ग्रेनल थाइलेक्वाइड, और एक हो गए इंटर ग्रेनल थाइलेक्वाइड। ये इनको ग्रेनल लैमेली भी कहते हैं, इनको इंटर ग्रेनल लैमेली भी कहते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम स्ट्रोमा लैमेली होते। ठीक है, कैसे इधर देख लीजिए, ये एक थाइलेक्वाइड है, ये दूसरा थाइलेक्वाइड, ये तीसरा थाइलेक्वाइड, ये चौथा, ये ऐसे बहुत सारे थाइलेक्वाइड, ये थाइलेक्वाइड, ये थाइलेक्वाइड, ये थाइलेक्वाइड, ये थाइलेक्वाइड। तो ये और इन दोनों को जोड़ने वाला जो होता है, तो जो जोड़ने वाला होगा बेटा, ये इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड होंगे, जबकि ये कौन से होंगे,
ग्रेनल थाइलेक्वाइड। ठीक है, ये दिमाग में आप चीजों को सेट कर लीजिएगा। दो प्रकार के थाइलेक्वाइड। हाँ, इनकी खास बात क्या होती है, ये फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेनस टिब्यूल होते हैं। ठीक है, ये क्या बना लेते हैं, तो ये बना लेते हैं ग्रेना, और ये क्या करते हैं, ये दो डिफरेंट ग्रेना के थाइलेक्वाइड को आपस में इंटर कनेक्ट करते हैं। इनको ग्रेना लैमेली कहते हैं, इनको स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होता यह है कि मान लेते हैं कि ये थाइलेक्वाइड है, मान लेते हैं कि ये थाइलेक्वाइड है, तो थाइलेक्वाइड में दो चीजें हमको देखने को मिल गई। क्या, ये है वॉल ऑफ ये है वॉल ऑफ थाइलेक्वाइड, और ये है ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड। एक क्वेश्चन, इसका जो वाल होती है बेटा, इसकी वाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वाल की खास बात ये होती है कि इसकी वाल पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस टाइप का वाल पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसका नाम क्वांटासोम होता है, जिसका नाम क्वांटासोम होता है। और इसी क्वांटासोम में पाए जाते हैं पिगमेंट, और पिगमेंट के नाम पर यहां दो पिगमेंट होंगे, एक होगा क्लोरोफिल और दूसरा होगा कैरोटिनॉइड। ठीक है, तो क्वांटासोम एनसीईआरटी दिया नहीं है, लेकिन आपके काम का है। ये क्या है बेटा, ये क्या है, तो ये है थाइलेक्वाइड, और क्वेश्चन पूछा जाएगा थाइलेक्वाइड में क्या होता है, तो इसी में पाए जाते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। लेकिन अच्छा सवाल ये है, अगर क्वेश्चन पूछेगा क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ होता है, तो आप आंसर दोगे क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो बहुत बड़ी बात है। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है, तो आंसर देंगे थाइलेक्वाइड में होता है। थाइलेक्वाइड में कहाँ होता है, एक ऑप्शन मिलेगा वाल, दूसरा ऑप्शन मिलेगा ल्यूमेन, तो आंसर क्या देंगे, वाल में होता है। और वाल में भी कहाँ होता है, तो आंसर कहाँ देंगे, क्वांटासोम में पाया जाता है। तो ये दिमाग में आप रखिएगा, क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पाए जाते हैं, क्वांटासोम में पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोरोफिल ए और एक होता है क्लोरोफिल बी। ये 160 होते हैं, नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। तो मोटा मोटा जो हम लोगों के दिमाग में बातें आ गई हैं, वो ये स्पेशल हमने आपको क्वांटासोम बता दिया है कि किसी भी पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल के पाए जाने की असली जगह कौन सी है, थाइलेक्वाइड है। थाइलेक्वाइड में कहाँ पाया जाता है, वाल ऑफ थाइलेक्वाइड की ल्यूमेन, तो आंसर देंगे क्या, वाल में पाया जाता है। ठीक है, चाहो तो नंबर रट ही लो, क्या दिक्कत है। 160 होते हैं क्लोरोफिल ए और 70 होते हैं क्या, क्लोरोफिल बी, और 50 पिगमेंट होते हैं किसमें, कैरोटिनॉइड नंबर के। तो टोटल किसी पर्टिकुलर क्वांटासोम में क्लोरोफिल ए कितना होता है, क्लोरोफिल बी कितना होता है, या कैरोटिनॉइड
एक्टिनोइड कितना, वो भी हम याद रखेंगे। तो इतना मोटा मोटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको हम लोग एनसीईआरटी से एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। चलो इस बात को एनसीईआरटी जरा देख लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्या, ग्रीन प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल। एक क्वेश्चन। इनके शेप की बात करें तो लेंस शेप, स्फेरिकल, डिस्क्वायर्ड, रिबन शेप, कोई भी हो सकता है। साइज की बात करें तो लेंथ 5 to 10 होती है, वेट 2 to 4 होती है। नंबर की बात करें तो हो सकता है किसी एक सेल में एक ही मिले, जैसे कि किसमें, क्लेमाइडोमोनास में। हो सकता है ये बढ़ के कितनी हो जाए, 20 to 40, किसमें, मीजोफिल सेल। ठीक है, तो 20 to 40 बेटा डाटा एग्जैक्ट याद रखेंगे, 20 to 40। ठीक, माइटो, ये पॉइंट टिक कर लीजिए, ये नीट में आया हुआ सवाल है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, लेकिन दोनों मेम्ब्रेन में से जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो क्या है, रिलेटिवली लेस परमिएबल। ये सवाल भी नीट में आया हुआ है। वो स्पेस जो इनर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड किया गया है, उस स्पेस को कहते क्या है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या हो लिखा है, टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नंबर ढेर सारे होते हैं। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, और सैक का नाम क्या होता है, थाइलेक्वाइड, जो कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं, स्ट्रोमा में। थाइलेक्वाइड अरेंज किस प्रकार से होते हैं, स्टैक्स होते हैं, जैसे पाइल्स अप ऑफ क्वाइन, और इसको ग्रेना या कहते क्या हैं, ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, दूसरे किस प्रकार के मिलेंगे, इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड के फॉर्म में मिलेंगे। लिखा है फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, नाम क्या है, स्ट्रोमा लैमेली, जो कनेक्ट करते हैं थाइलेक्वाइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेक्वाइड इनक्लोज ए स्पेस, और स्पेस को क्या कहते हैं, ल्यूमेन। स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है एंजाइम, जो जरूरी होता है किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और सिंथेसिस ऑफ किसके लिए, प्रोटीन। स्ट्रोमा की बात करें तो इसमें पाया जाएगा स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, और साथ में क्या पाया जाएगा, राइबोसोम। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर देंगे थाइलेक्वाइड, लेकिन थाइलेक्वाइड में कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर देंगे क्वांटासोम। राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट हमेशा छोटा होता है, क्योंकि ये 70s होता है, किसकी तुलना में, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, वहाँ कितना होता है, 80s होता है। ठीक है, अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे, क्या, राइबोसोम। तो हम लोग अब राइबोसोम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। अगर हम लोग राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम से जुड़े कुछ रटने वाले सवाल पहले देख लीजिए। जैसे सबसे पहला सवाल है कि राइबोसोम सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, तो आंसर देंगे फर्स्टली ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पैलेड, और कब किया, 1953 में किया। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि उन्होंने कब ऑब्जर्व किया, तो याद रखेंगे अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप में दिखाई
नहीं पढ़ेंगे। तो जॉर्ज पायलट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या दिखाई पड़ गए? राइबोसोम। कैसे? एज ए डेंस पार्टिकल। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि जॉर्ज पायलट को जो डेंस पार्टिकल दिखाई पड़े वही क्या है? राइबोसोम है। एक पास। दूसरा, राइबोसोम वास्तव में ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर। बाकी राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं पहले से ही पता है कि प्रोकैरियोट में तो साइटोप्लाज्म में और सेल मेम्ब्रेन से जुड़े पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोट में बहुत जगह हैं। साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं। ठीक है। दूसरा जो सवाल है कि राइबोसोम किस चीज के बने होते हैं? तो राइबोसोम हाँ, राइबोसोम एक पॉइंट और छोटा इंपॉर्टेंट जा रहा है। क्या? राइबोसोम की जो खास बात है वो पहले से ही पता है कि ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होता है। तो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होता है। अब आगे देखते हैं बेटा। आगे खास बात यह है कि राइबोसोम किस चीज का बना होता है, कौन सा मटेरियल होता है? तो राइबोसोम मेड अप ऑफ दो चीज। एक है आरएनए और एक है प्रोटीन। जैसे बोलोगे आरएनए तो कहेंगे कितने टाइप का? 4 टाइप का। जैसे कहोगे प्रोटीन कितने टाइप की, तो आंसर देंगे 80 टाइप। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। इसी नाते राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा रटने वाला सवाल देख लो, राइबोसोम कहाँ बनते हैं? तो राइबोसोम की सिंथेसिस कहाँ होती है? तो याद रखेंगे न्यूक्लियोलस। ये रटने वाला सवाल है। राइबोसोम की सिंथेसिस कहाँ होती है? न्यूक्लियोलस में होती है। दूसरा सवाल देखते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट में भी है। तो अगर हम कहें कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा होता है, या यू कैरियोटिक राइबोसोम कौन सा होता है? तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है 70s राइबोसोम, जबकि यूकैरियोटिक होता है 80s राइबोसोम। चाहे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो चाहे यूकैरियोटिक राइबोसोम हो, दोनों में 2 यूनिट पाई जाती है। इसमें भी 2 यूनिट होती हैं और इसमें भी 2 यूनिट। कौन सी जरा देखो, इसमें 30s और 50s होती है। ये क्या है? स्मॉलर यूनिट है और ये क्या है? लार्जर। इसमें भी 2 यूनिट है, 40s और 60s। ये क्या है? ये है स्मॉलर और ये है लार्जर।
तो स्मॉलर यूनिट लार्जर यूनिट कौन कौन सी हैं वो आपको याद रखना है। अब सवाल है, देखो यहाँ पर भी हमने लिखा है 70s, यहाँ लिखा 30s, यहाँ 50s, यहाँ 80s। ये एस क्या है, ये कौन सी चीज है, ये एस क्या है? तो किसी राइबोसोम में जो एस है, किसी राइबोसोम में जो एस है वो वास्तव में एस जो है, एस वो किसको इंडिकेट करता है? वो स्वेडबर्ग्स यूनिट को इंडिकेट करता है। वो किसको इंडिकेट करता है? स्वेडबर्ग यूनिट। अब ये स्वेडबर्ग यूनिट क्या है? तो स्वेडबर्ग तो साइंटिस्ट हैं, ये वास्तव में सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। और ये इनडायरेक्टली किसको मीजर करता है? तो कहेंगे ये मीजर करता है डेंसिटी को और किसको? साइज। तो डेंसिटी और साइज को कौन मीजर करता है? आंसर देंगे क्या? स्वेडबर्ग यूनिट मीजर करती है, या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। एक और आपके दिमाग में होगा कि 30-50 जोड़ेंगे तो 80 होना चाहिए, 70 क्यों होता है? तो मान लेते हैं कि ये 30 है, ये 50 है, तो ये ऐसे ऐसे नहीं जुड़ रहा, ये ऐसे जुड़ रहे हैं, और ऐसे जुड़ेंगे तो नेट जो डेंसिटी या साइज होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी नाते 40 और 60 जुड़ के कितना होता है? 80। या 30 और 50 जुड़ के कितना होता है? 70। दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर के देख लेते हैं बेटा। देखो, मान लेते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, और अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है तो ये होगा 70s राइबोसोम। और मान लेते हैं कि ये यूकैरियोटिक राइबोसोम है, तो अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम है तो ये होगा क्या? 80s राइबोसोम। खास बात ये है कि इसमें ये कौन सी यूनिट है बेटा? तो ये होगी 30s, और ये होगी 50s। और इसमें ये कौन सी होगी? ये होगी 40s, और ये होगी कौन सी? 60s। लेकिन याद ये रखना है कि इसमें आरएनए भी पाए जाएंगे और प्रोटीन भी पाई जाएगी। तो मान लेते हैं कि ये प्रोटीन है, ठीक है, ये स्मॉलर यूनिट की प्रोटीन है और ये लार्जर यूनिट की प्रोटीन है, ठीक। तो ये बेटा क्या है? तो ये तो हो गई प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन। लेकिन आरएनए भी तो पाया जाएगा। तो इसमें जो आरएनए पाया जाएगा वो देखिए, इसमें होता है 16s, 16s, 23s और 5s। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 70s है उसमें जो आरएनए है वो कितने प्रकार के हैं? तो कहोगे 3 टाइप हैं। कौन कौन से? एक है 16s, एक है 23s और एक है 5s, ठीक है। लेकिन अगर हम 80s या यूकैरियोटिक राइबोसोम में आएंगे तो यहाँ कौन कौन से हैं? तो यहाँ है 18s, 28s, 5.8s और 5.0s।
तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए 80s में कितने प्रकार के आरएनए हैं, तो कहेंगे 4 टाइप के आरएनए हैं। और वो 4 कौन है? 18S, 28S, 5.8S और 5.0S। ठीक है, ये बेटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया नहीं लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये है प्रोटीन। और ये क्या है? तो ये है आरएनए। ठीक है, यूकैरियोटिक में प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, तो आपको मैं पीछे बता के आया हूं कितने प्रकार की, तो 80 टाइप की। ठीक है, तो इस बात को जरा एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं, बस आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। चलो इसको देख लेते हैं। राइबोसोम क्या है? तो कहोगे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कैसे? एज ए डेंस पार्टिकल। किसने ऑब्जर्व किया? जॉर्ज पायलट। कब किया? 1953। राइबोसोम में क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए होता है। और क्या होता है? प्रोटीन, लेकिन नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम कितना है? 80S, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या है? 70S। प्रत्येक राइबोसोम में कितनी है? 2 सब यूनिट होती हैं, एक होती है लार्जर सब यूनिट, एक होती है स्मॉलर सब यूनिट। 2 सब यूनिट, एक 80S की क्या है? 60 और 40, और 70S की कौन सी है? 50 और 30। यहाँ जो S है वो क्या है बेटा? स्वेडबर्ग्स यूनिट है। ये किसको इंडिकेट करता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। और ये इनडायरेक्टली मेजर करता है किसको? डेंसिटी और साइज को। चाहे 70S हो चाहे 80S हो, दोनों में क्या पाए जाएंगे? 2 सब यूनिट पाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम देखो आपको क्या पढ़ाएंगे? साइटोस्केलेटन पढ़ाएंगे। इसके साथ हम सीलिया फ्लैजिला के साथ सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक बच्चों, बाय बाय।